हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो से फ्रेंड्स हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए जो हमारी सामाजिक अध्ययन की जो हमारा सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, उसके लिए एनसीईआरटी की समरी डिस्कस करेंगे। और ये एनसीईआरटी की समरी सीधा मैं एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो यहाँ पे हम 6 क्लास से एनसीईआरटी को अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम किसी इंसिडेंट से, किसी घटना से इन सारे प्रश्नों को जोड़ते हैं कि वो घटना क्या थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। जब इन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढते हैं और उस अतीत में हुई घटना से रिलेट करते हैं, तो इन सब का जो हमारा अध्ययन है वही हमारा हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री में हमें यही सब पढ़ना होता है। और इस चैप्टर में ओवरऑल पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में दिया हुआ है, और कैसे कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में दिया हुआ है। तो जब ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वेरी फर्स्ट, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट होता है कि एक स्टूडेंट है क्लास 6 की राशिदा, जो कि अखबार पढ़ रही है और उसकी नज़र जाती है एक सुर्खी पर जो लिखी है कि 100 साल पहले। तो अभी आप लोग कल क्या हुआ था ये आपको पता है। अगर आप जानने की कोशिश करें कि 10 वर्ष पहले क्या हुआ, तो आप अपने किसी पास्ट जनरेशन वाले से पूछेंगे 50 साल का भी, 100 साल का आप 100 साल पुराने अखबार से देख सकते हैं। लेकिन जब मानव का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो वहाँ की जानकारी भी क्या आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं, और क्या क्या हम जो अपने पास्ट हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रारंभ में जो ह्यूमन है वो क्या खाता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घरों में रहता था। जो आखेटक है, सबसे पहले मानव का जो डेवलपमेंट है वो आखेटक के रूप में हुआ। फिर जो है ये पशुपालक हुआ, फिर कृषक बना, फिर शासक बनते चले गए। फिर शासक बने तो एक पूरा जो नगर है, एक राज्य है, वो डेवलप हो गया, जिसमें व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, साइंटिस्ट, फिर ये सब जो है डेवलप होते चले गए। इसके अलावा हम अपनी हिस्ट्री के बारे में ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन से गीत गाते थे। तो मतलब ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम अपने अतीत में ले सकते हैं। लेकिन ले सकते कैसे हैं, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो आरंभिक रूप है मानव का, उस टाइम पे मानव कहाँ रहता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि नर्मदा नदी, कि सबसे पहले जो ह्यूमन है वो नर्मदा नदी के तट पर रहता था। और आरंभिक रूप में जो है ये क्या था, ये कुशल संग्राहक था, जो कि अपने आसपास जो वन है, वहाँ की जो संपदा है, कंद मूल, फल, सूखे फल, ये सब जो है इनके बारे में जानता था और इन सबको कलेक्ट करके रख लेता था। जब उसके पास भोजन नहीं होता था तो उसको खा लेता था। इसके अलावा में भोजन के लिए क्या क्या मैंने बताया अभी, जड़, फल, जंगल तथा अन्य उत्पाद यहीं से संग्रह कर लेते थे। इसके अलावा जानवरों का आखेट भी करते थे। तो आपसे जो है सीटेट में पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरंभ में मानव कहाँ रहता था, नर्मदा नदी के तट पर। और आरंभिक मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसमें सबसे पहला कथन यही दिया हुआ था। फिर पूछा गया था कि वो जो है कुशल संग्राहक और आखेटक था, ये भी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे बन सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले मानव नर्मदा नदी के तट पर रहता था, ये पता चल गया। वो कुशल संग्राहक और आखेटक था, ये भी पता चल गया। क्या क्या कलेक्ट करता था, जड़े, फल, फूल, मन, जो कंद है, ये सब इकट्ठा करता था। और वो वनों की जो संपदा है उससे भी परिचित था। इसके बाद आता है कि जो प्रारंभिक रूप में कृषि है वो ह्यूमन ने कहाँ शुरू की। तो ये शुरू की थी हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। अब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है कहाँ, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए ये आपको देखना होगा मैप पर। और मैप जो है आप कैसे देख सकते हैं,
ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको मैप को देखना होता है और उसके सामने खड़े हो जाएंगे मैप के तरफ मुंह करके। तो आपका जो हेड है वहाँ पे उत्तर दिशा होती है और आपका जो पैर होता है फुट साइड वहाँ पे दक्षिण दिशा होती है। इसके अगर आप जो है इधर देखेंगे तो यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम होती है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम होगा यहाँ, यानी कि हमारा जो भारत देश है उसके उत्तर पश्चिम में सुलेमान और तीर्थर की जो पहाड़ियाँ हैं वहां पर सबसे पहले जो है खेती आरंभ की गई। और किस चीज की खेती आरंभ की गई थी? वो गेहूं और जौ की जो है फसलें उगाई गई थी। और कब उगाई गई थी? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। अभी क्या चल रहा है? अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 2020 सालों तक का कैलेंडर हमारे पास है, वहां तक की हमें जानकारी है। और इससे भी पहले यानी कि अभी से लगभग 8000 साल पहले जो है ह्यूमन ने जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के अलावा जो कृषि है वो कहाँ कहाँ की जाती थी? तो ये उत्तर पूर्व में गारो, यानी कि जो आपका मेघालय वाला एरिया है वहाँ पे गारो, खासो और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी कृषि की जाती थी। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो ये चीज़ें हम अभी मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंडिया का मैप दिखाया गया है और ये रहा आपका सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे आरंभ में मानव ने, देखिए यहाँ पे आरंभ में मानव ने क्या क्या? गेहूं और जौ। तो सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूं और जौ यहाँ पे। इसके अलावा कहाँ पे है विंध्य पहाड़ियाँ? ये रही मध्य भारत में, मध्य प्रदेश की साइड। और यहाँ पे मेघालय में आप गारो पहाड़ियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आरंभिक रूप में मानव ने कृषि की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे आरंभिक मानव ने जो है वो कृषि नहीं की थी? तो 4 ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ और जो है गारो की पहाड़ियाँ। चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। इसके अलावा जो चावल है वो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत के उत्तरी क्षेत्रों में उगाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप देखना आपने सीख लिया है कि ये विंध्य पहाड़ियाँ है। तो इसके उत्तर में यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले चावल उगाया गया था। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है आरंभिक नगर के बारे में कि आरंभिक नगर जो सबसे पहले नगर थे वो कहाँ पर विकसित हुए थे? तो सिंधु और इसकी सहायक नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता को यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में ओवरऑल जो आप बुक में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी समरी दी हुई है। तो सबसे पहले जो नगर थे, आरंभिक नगर थे, वो सिंधु और इसकी सहायक नदी की जो घाटी है वहाँ पर फले फूले। और 4700 साल पूर्व, यानी कि 2000 अभी हो गए हैं, तो 2700 ईस्वी पूर्व, बीसी जिसको आप कहते हैं, बीसी क्या होता है इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 4700 साल पूर्व जो है आरंभिक नगर फले फूले थे। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी में, यानी कि गंगा की घाटी जो मगध वगैरह है वहाँ पर जो गंगा का क्षेत्र है, ये अभी आप मैप पे देखेंगे, मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आरंभिक नगर थे वो 4700 साल पूर्व के यहाँ पर थे। फिर यहाँ पे डिजास्टर हुआ, आपदाएं आई और यहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर 2500 साल पूर्व यहाँ पर जो अलग अलग राज्य हैं वो बने। तो आरंभिक नगर और आरंभिक राज्य, आरंभिक नगर कहाँ थे आपके? यहाँ पर। जबकि आरंभिक जो राज्य थे जिनमें सबसे पॉपुलर है आपका मगध, जो 16 महाजनपद हुए थे वहाँ। तो आरंभिक जो राज्य हैं वो उसका डेवलपमेंट हुआ गंगा नदी के किनारे। फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी समरी रहेगी क्योंकि चैप्टर्स थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का एक बेसिक जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर गंगा के दक्षिण में और इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक शक्तिशाली थे। तो यानी कि यहाँ पे बताया गया कि पहला जो राज्य था भारतीय महाद्वीप में वो लगभग जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व मगध था। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं कि मानचित्र 1 में क्या दिया गया है। जो मानचित्र 1 है आपका कि दक्षिण एशिया, यानी कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। मध्य एशिया एक महाद्वीप से छोटा है
और विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भारतीय क्षेत्र है और इसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है जो कि पहाड़ी, समुद्र से मिलती जुलती हैं। इसके बाद आते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक से दूसरे हिस्से तक रास्ते में जो है यात्रा की है, यानी कि लोग जो है इन क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। अब लोग यहाँ से आते जाते क्यों थे, क्योंकि आपने अभी देखा कि आरंभिक रूप में जो मानव है वो संग्राहक था, आखेटक था और कृषि था। आज आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी लेते हैं, आपके यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बोरवेल लगवा लेते हैं, लेकिन पहले जो वाटर है उसका सोर्स थी नदियाँ। तो जब भी लोग रहा करते थे वो नदियों के आसपास रहा करते थे, और नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो और इसके अलावा जो अन्य नेचुरल जो आपके डिजास्टर्स हैं वो भी लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण होते थे। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र भी हैं। फिर क्या किया, सबसे पहला कारण क्या था लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का, नेचुरल डिजास्टर्स। इसके बाद जब राज्यों में जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया, जब राज्य बन गए तो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक स्थान से सेनाएं दूसरे स्थान पर जाती थी, यानी कि अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा व्यापारियों ने व्यापार करने के लिए भी जो है क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, फिर धर्म का डेवलपमेंट हुआ। जो धर्म का प्रचार प्रसार है उसका लोगों को जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उनकी शिक्षा देने के लिए जो धार्मिक गुरु हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किए। इसके अलावा लोगों को जो है अपने विचारों को प्रसार प्रसार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया। तो ये हुई कि जो लोग हैं वो यात्रा क्यों करते हैं, इसका आंसर है। आपसे इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्रारंभिक रूप में लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आते जाते थे। इसका सबसे पहला कारण हुआ कि नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, दूसरा जो है राजा अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, तीसरा व्यापार के कारण, और चौथा जो है वो धार्मिक कारण था कि जो धर्म गुरु थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लोगों में मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना चाहते थे। आज आपके पास आने जाने के बहुत सारे साधन हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है कि मगध का मैंने आपको बता दिया है। मगध कहाँ था, मगध जो है वो गंगा और सोन नदी के आसपास है। इसके बाद आता है हमारे देश का नाम। हमारे देश का नाम इंडिया और भारत जो है हम आज के टाइम में यूज करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को इंडिया और भारत कहा गया है, दो नाम बताए गए हैं। लेकिन भारत का जो नाम है इंडिया या हिंदुस्तान या हिंद, तो ये सब कहाँ से निकले हैं, इनका जो है जिक्र किया गया है। तो हमारे देश में जो भारत नाम है ये भारत में उत्तर पश्चिम में एक कबीला हुआ करता था भरत नाम का, जिसका वर्णन कहाँ पर है, जिसका वर्णन जो है आरंभिक ऋग्वेद में भी है। तो ये वहाँ से निकला है। पहले हम इंडस की बात कर लेते हैं कि हमारे देश को प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों से जाना जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ईरान के जो लोग हैं, जो फारसी लोग हैं, वो सा को हा बुलाते हैं, तो वो सिंधु नदी को हिंदू बुलाते थे, और सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले जो क्षेत्र हैं इन्हीं लोगों को इन्होंने हिंदोस कहा, क्योंकि ये सिंधु को जो है वो इंदोस बुलाते थे। तो ये इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और यहीं के लोग जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में आए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो लोग आए थे ईरान और यूनान से, वो कहाँ से आए, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से आए, और इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा, और इसी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको इन्होंने इंडिया कह दिया, इसीलिए भारत का नाम इंडिया पड़ गया। दूसरा नाम जो है भारत है, और इसका नाम भी जो भारत का उत्तर पश्चिम एरिया है, यही वाला एरिया जो आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, इनसे इधर आते हुए कश्मीर साइड से यहीं पे एक भरत नाम का कबीला है जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, और ये लगभग 3500 साल पुराना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नाम जो इंडिया है ये कितने साल पुराना है और भारत कितने साल पुराना है।
तो भारत जो है वो लगभग 3500 साल पहले नाम मिला था भारत को, और ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है। इसके बाद हम अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी कि हम जो अपना पास्ट है उसके बारे में जब जानना शुरू करते हैं तो उसके बारे में जानने के हमारे क्या क्या जो रिसोर्सेज हैं वो हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि शोधकर्ता जो हमारे होते हैं वो सबसे पहले इसके बारे में जानना शुरू कैसे किए, तो इसके प्रारंभिक जो स्रोत हैं वो है पांडुलिपि। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो जो पांडुलिपि है ये प्रारंभ में ताड़पत्रों पर बनाई जाती थी जब तक कि कागज का डेवलपमेंट नहीं हो गया था, और इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी, जो कि सुंदर सुंदर सी राइटिंग में प्रारंभ में लोग अपने हाथों से लिखते थे, और हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें हैं इन्हीं को हम पांडुलिपि कहते हैं। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भ्रुज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि पांडुलिपि जो है वो किस पेड़ की छाल से बनी होती थी। अब पांडुलिपि शब्द जो है वो कहाँ से आया और पांडुलिपि क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं, यानी कि हैंड रिटन है, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि को इंग्लिश में कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के मेनू से आया, जिसका अर्थ होता है हाथ। अब ये पता चल गया कि ये भ्रुज पेड़ की छाल से बनी होती थी। ये आप पांडुलिपि एक देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ इन पांडुलिपियों के साथ। तो इन पांडुलिपियों में कुछ में जो है कीड़े लग गए, कुछ आज भी उपलब्ध हैं। ये प्रायः हमारे मंदिरों और विहारों में आज भी देखने को मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान सभी विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ महाकाव्य जैसे कि आपका महाभारत और रामायण, कविताएं और नाटक भी हैं। ये सभी चीज़ें आप अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन है इस पूरी बुक का। तो प्रारंभ में जो है अन्य भाषाएं प्राकृत और तमिल में भी हैं। ये किस किस भाषाओं में है, हमारे जो प्रारंभिक जो पुस्तकें हैं संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये क्वेश्चन मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि आरंभिक रूप में जो है सामान्य जो लोग हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा कौन सी थी, तो ये प्राकृत थी। इसके बाद आते हैं हमारे अभिलेख। तो अभिलेखों पर जो अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख कुछ ऐसे कठोर सतहों वाले पत्थर होते हैं जिन पर जो है कुछ संदेशों को खुदवाया जाता था, और इन्हीं में जो है राजाओं ने अलग अलग अभिलेख बनवाए हैं। आपने सुना भी होगा कि अशोक के अभिलेख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे, और इसमें जो है अलग अलग लिपि जो है प्रयोग की गई थी। तो इस अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग की गई थी, तो ये यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान का जो कांधार अभिलेख है वो किस किस भाषा में लिखा गया है, तो ये यूनानी और अरमाइक दो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। इसके बाद जो है आप देखेंगे, ये देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा लिखवाने में क्यों लिखवाते थे। इसका लिखवाने का लाभ था कि ये लंबे समय तक जो है लोगों को याद रहती थी, और चूंकि कुछ नियम जो होते थे या फिर कुछ भी इस तरह का बड़ा काम होता था तो लोग ऐसे अभिलेख बनवाते थे राजा महाराजा, और इनका यूज जो है लोग बाद तक इनको याद रख सकें इसलिए कराया जाता था। इसके अलावा अन्य कुछ जो है जो हमारे पुरातत्वविद हैं ये जो है ईंटों, इमारतों, अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसका जो अध्ययन है हम किन किन रिसोर्सेज से कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स हैं। तो अभी मैंने बताया पांडुलिपि, अभिलेख, इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ। इसके बाद आप देख सकते हैं पॉटरी की प्राचीन काल में जो है पॉटरी भी अलग अलग तरह के पात्र प्रयोग होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदी का एक सिक्का, जो प्राचीन जो हमारा है, जब लिखित अभिलेख नहीं थे तो तब हम कैसे अपनी हिस्ट्री के बारे में जान पाए हैं। तो कुछ सिक्के, कुछ जो है अलग अलग
अलग तरह के पात्र, तो यहाँ पे एक सिक्का दिया हुआ है चांदी का। इसके अलावा ये 250 साल 2500 साल पुराना है, ये 4700 साल पुराना है। तो ये अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो बिल्कुल मिलते हैं। ये आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े भी जो हैं हमें प्राचीन काल के मिले हैं। अतीत एक या अनेक, यानी कि जो अतीत है वो एक है या फिर अनेक है, तो इसका प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं। इसके बाद आप अलग देख सकते हैं कि शासक जो है अपनी विजयों का भी लेखा जोखा रखते थे, अपनी विजयों को जो है वो लिखवाते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि इनके पास जो है उतना टाइम भी नहीं होता था और ये लोग अपनी लाइवलीहुड में ही बिजी रहते थे। अब हम बात करेंगे कि जो तिथियां हैं, इन तिथियों का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो तिथियों को जो वर्तमान रूप में लिखने का जो प्रयोग है ये लगभग 200 साल पुराना ही है, यानी कि इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। अब आप देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो है 2000 साल वर्ष पुरानी कोई डेट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो जो हमारी तिथियों की गणना है, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हम BC बिफोर क्राइस्ट जो पढ़ते हैं, AD पढ़ते हैं हम लोग, ये सब हम कैसे पढ़ते हैं? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि BC का क्या मतलब है। BC का मतलब है हमारा बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं AD, जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी, यानी कि वर्तमान, ये लेटिन शब्द है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं CE, जिसको हम कहते हैं कॉमन इरा, और इसको हम AD के स्थान पर इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं BCE, बिफोर कॉमन इरा, जिसको हम BC के स्थान पर यूज करते हैं। अब ये BC और AD क्या है? तो यहाँ पे मान लो मैंने एक लाइन खींच ली और यहाँ ये एक टाइम है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो यहाँ पे एक बंदे का जन्म हुआ और हमने इसको टाइम लिमिट में क्रॉस बना लिया। अब इसके अगर आप इन ईसा मसीह जो थे हमारे, इनके जन्म के पहले जाएंगे, तो इस टाइम को आप कहेंगे BC या BCE, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। और इनके जन्म के समय का बाद यहाँ से पहली तिथि हमारी आरंभ हुई, और इनके जन्म के बाद अगर आप जाएंगे तो इनके जन्म के बाद का टाइम आपको कहा जाएगा AD, एनो डोमिनी, या फिर CE, जिसको आप कहते हैं कॉमन इरा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसको जो है वहीं से पहली तिथि मानी जाती है, और इसके प्रारंभ को और इसके बाद का मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं इसको। हाल तो ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि लिपि जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। पहले भाव चित्रात्मक लिपि भी प्रयोग की जाती थी। तो एक अज्ञात लिपि जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र से मिलती है, यानी कि लिपि जो जानने का, जो समझने का सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है? वो अमेरिकी देश मिस्र से हैं। और 5000 साल पहले जब हमारे यहाँ पे सिंधु सभ्यता डेवलप हो रही थी, तो वहाँ पे तब भी राजा रानी थे, यानी कि वो लोग हमसे पहले डेवलप हो चुके थे। तो कुछ ऐसा कहने की कोशिश यहाँ पे की गई है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, जहाँ पे एक उत्कीर्ण पत्थर, जिसको कि आप अभिलेख कह सकते हैं, ऐसा कुछ मिला है। और वहाँ पे 3 अलग अलग भाषाओं में, यूनानी और मिस्र की 2 प्रकार की लिपि हैं, जिसको कि कुछ यूनानी विद्वानों ने पढ़ा था। और यहाँ पर राजा रानी नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसको कि कारतूस कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्र में जो अभिलेख थे उनको कारतूस कहा गया, इसमें क्या था? तो इसमें राजा रानियों को एक छोटे फ्रेम में दिखाया गया था। इसके अलावा इसमें जो है विद्वानों ने यूनान और मिस्र के जो अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं उनकी जो है पहचान की। तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब आप देखेंगे
इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, तो ये तिथियां आपसे पेपर में पूछी जाती हैं कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ। तो ये लगभग 8000 साल पहले हुआ। कहाँ हुआ? सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के आसपास, गारो पहाड़ियों के आसपास, और विंध्याचल जो हमारी पहाड़ियां हैं, विंध्य पर्वत, उसके उत्तर में। कौन सी फसल थी? कौन सी फसल थी हमारी? गेहूं और जौ और चावल। कहाँ पे? विंध्य के उत्तर में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है ये 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी जो सहायक नदी हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हमारी सहायक नदियां हैं, वहाँ पे। फिर जो प्रारंभिक राज्य हैं ये कहाँ हुए? ये गंगा घाटी के नगर जो है मगध राज्य, लगभग 2500 साल पूर्व। और वर्तमान का जो आरंभ है, वर्तमान जो तिथि हम पढ़ती हैं, उनका आरंभ कब हुआ? उनका आरंभ हुआ ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पूर्व। यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ से हमारी तिथियों का आरंभ होता है। इसमें बीसी क्या है, बीसीई क्या है, और एडी क्या है, और सी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। कहीं पे आप लिखते हैं ईसवी, हिंदी में भी बता देते हैं। ईसवी पूर्व अगर लिखा रहता है तो ये है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अगर कहीं पे ईसवी लिखा है तो ये जो है उनके जन्म के समय से बाद का समय है। अब यहाँ पे हम इनको सुमेलित कर लेते हैं। देखिए ये भी आपको करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है नर्मदा घाटी की। नर्मदा घाटी में क्या है? और फिर मगध, फिर गारो पहाड़ियाँ, फिर सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, फिर गंगा घाटी। तो इनमें से मुझे जो सबसे पहले पता है वो है सिंधु घाटी। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हुए थे प्रथम नगर। गंगा घाटी में 2500 साल वर्ष पूर्व के नगर। फिर जो हमारी नर्मदा घाटी है यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो है इंसान आखेट और संग्रहणकर्ता के रूप में रहता था। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हुई थी। और जो आपकी सिंधु घाटी और इसकी सहायक नदियां हैं प्रारंभिक नगर, और गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। आई होप ये चैप्टर आप सभी को समझ आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।